एवरीवन एंड वेलकम टू द शनम एस्ट्रो पॉडकास्ट। आज हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ बर्निंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद आवर वेरी ओन आचार्य आराधना शर्मा। आई वेलकम यू मैम। थैंक यू रिया। तो हम एक जनरल डिस्कशन से शुरू करते हैं कि हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक टूल है प्रिडिक्शन का, लाइफ के इवेंट्स प्रिडिक्ट करने के लिए, बट क्या इसमें हमारे कर्मों का भी कुछ रोल होता है और कितना रोल होता है, थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कीजिए। जैसे सपोज हमें एक खेत दे दिया गया है, कुछ बीज दे दिए गए हैं, अब हमें वो बोने हैं और फिर उसका फ्रूट निकलेगा जो हमें खाना है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो धनिए पुदीने जैसे होते हैं। जैसे धनिया पुदीना है, वो अगर हमने बो दिया तो वो खेत में बाहर आएगा, हमने उसको खा लिया, 15-20 दिन में, 1 महीने में मैक्सिमम कहानी ख़त्म हो गई। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो या तो हैप्पीनेस के हों या अनहैप्पीनेस के हों। उसमें पिछले जन्मों में जितना हमने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग ही उसका फल हम पालेंगे, है ना। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं हमारे कि जो अदरक, लहसुन, आलू, प्याज या दूसरी वेजिटेबल्स की तरह होते हैं, जिनका क्या है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब अगर कोई हैप्पीनेस आई हमारे जीवन में, वो थोड़े टाइम के लिए आई, कोई खुशी मिली 2-3 महीने में, जैसे कि ये अदरक, लहसुन, आलू, प्याज एग्जिस्टेंस में आते हैं, फिर उसके बाद हमारे फ्रिज में आके हमने खा पी लिए और वो ख़त्म हो गए। या कोई दुख ऐसा आता है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी कि हमें कुछ बोन्स में प्रॉब्लम आ गई या बोन ब्रेक हो गई, हमने प्लास्टर लगवा लिया, डॉक्टर ने बोल दिया 2-3 महीने का आपको बेड रेस्ट है। उतने में ही मेडिसिन्स भी ली, हॉस्पिटल भी गए, सब ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो ठीक हो गया क्योंकि वो कर्मा ही उतनी देर के लिए किया हुआ था। लास्ट बर्थ में या इस बर्थ में भी अगर कोई बड़ी एज का है और वो उसकी नेगेटिविटी या उसकी जो भी पॉजिटिविटी थी, उसके अकॉर्डिंग जो फ्रूट आया वो हमने खा लिया और वो क्लियर हो गया। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं रिया कि जैसे हमने आम का फल पाना है, तो अब आम का बीज हमने बो दिया, अब उसको कितना लंबा समय लगेगा। आज हमने बोया है, धनिया पुदीने की तरह उतनी जल्दी भी उसका फल नहीं आएगा। जैसे हमने बोला अभी बाकी वेजिटेबल्स की तरह उतनी जल्दी नहीं आएगा। बहुत लंबा समय जब वो धरती पर बीज पड़ा रहेगा, तब जाके उसमें से फल निकलेगा। आम हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, ऐसे ऐसे जो पेड़ होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने बीज बोया, लेकिन अब हमारा जो ये शरीर है जिसकी जो जर्नी चल रही है, वो बॉडी छोड़ दी एक पर्सन ने, सोल तो वही है, सोल के अंदर वही सारा कुछ संचित है, निहित है ना। इसी को ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब सोल वही है, उसकी जर्नी वही है, शरीर हम छोड़ चुके हैं, अगला जन्म लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो मेरे खेत में डाला हुआ बीज है, अब वो मेरा कर्मा है, संचित कर्मा है, अब वो मुझे ही खा के ख़त्म करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, रोज़ का हम जो बीज बो रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही फल बन के जब हमारे सामने वो बीज आएगा, हमें ही खाना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल है कि कुछ कर्म और भी ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं ना दृढ़ आदि दृढ़ कर्म होते हैं। जैसे बट वृक्ष होता है, बट वृक्ष का जो मेन जो रूट होती है, जो तना होता है, प्राइमरी रूट, उसको अगर हम देखें तो वो अपने आप में ही एक तना है, एक ज़मीन में गया है, लेकिन उसके साथ साथ में ना दूसरी रूट्स भी निकलनी शुरू होती है, उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो निकल के वो भी रूट बन जाती हैं और वो भी ज़मीन में चली गई। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ऐसा हवा का झोंका आ जाएगा या हवा तूफान आ गया कि वो एक रूट को तो निकाल सकता है। हवा को हमने इसमें ऐसे लेना है कि जैसे हमने कोई उपाय किया, तो जैसे बट वृक्ष की रूट्स हैं वो जड़ के अंदर तक ज़मीन में बहुत ज़्यादा गई हैं, जो दूसरी उसकी ब्रांचेस हैं उन्होंने भी रूट बना ली। तो ऐसा नहीं है कि कोई आंधी तूफान आएगा और इतनी आसानी से उस पेड़ को उखाड़ देगा,
आंधी तूफान में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने कोई रिचुअल्स किए, कोई उपाय किए, तो भाई वो जड़वत जो कर्म हमारा जाके जो हमें वो इफ़ेक्ट दे रहा है तो वो ख़त्म भी हो सकता है ना। बट ये वाले जो कर्म होते हैं, जो इस बट वृक्ष का जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये आप बोलो कि कितने भी आप उपाय कर लो, कितनी भी आप और भी कोशिश कर लो, जैसे रेट्रो प्लैनेट होते हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करवाते हैं हमसे, बहुत एफर्ट करवाते हैं, तो ये हमें ये सोचना है कि ये कर्मा हमारा ही है, ठीक है। अब इसमें पेशेंस रखने हैं हमें और कॉन्टिन्यूसली अपनी सोल की ग्रोथ के लिए ऐसा काम करना है कि जैसे एक एस्ट्रोलॉजर के पास आएंगे ना, तो वो आपके चार्ट को देख के, आपके प्लैनेट्स की पोजीशन को देख के ऑब्वियसली बता देगा कि आपसे पिछले जन्मों में इस टाइप का कोई कर्म हुआ है जिसका कि अब फल भोग रहे हो। अब कम से कम इस जन्म में ये कर लो कि एक तो पेशेंस रखो। जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये उपाय हमने 1 महीना किया, 2 महीने किया या 6 महीने किया, लेकिन हमें कोई उसका लाभ नहीं हो रहा। वो कर्म होते हैं ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल बट वृक्ष वाला दिया। हैव पेशेंस, अपने उपाय करते रहो। उपायों में सबसे ज़्यादा सात्विक उपाय ये होते हैं कि आप ना पेड़ लगाओ, दालों के दान करो, मंत्रोच्चारण करो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो मैं ज़्यादातर उनको गाइड कर ही देती हूँ कि ये वाले प्लैनेट की वजह से जब प्रॉब्लम आ रही है तो पास्ट बर्थ में कहीं ना कहीं ये गलती हुई, अब कम से कम आप वो गलती दोबारा ना करो, कम से कम अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से जियो, अब अपने एक्शंस, अपने कर्मा अब ऐसे करो कि आपको इस जन्म में तो लाभ होगा ही, प्लस साथ में पिछले जन्मों से भी जो प्रारब्ध में आप लाए हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लियर होगा। मैम, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तो रोज़ कपल से डील करते हैं एज क्लाइंट्स। ऐसे कौन से रिलेशनशिप में बिहेवियर्स हैं जो सबसे ज़्यादा नेगेटिवली एक रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं, जो मोस्ट कॉमन है, और आप उनसे किस तरीके से डील करते हैं, आप कैसे गाइड करते हैं? जी, रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा तो एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आता है, या फिर जजमेंट का, ईगो का, ये मेनली रिलेशनशिप को ख़राब करता है। अब क्या है कि एक्सपेक्ट हम किसी से कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि देखो हर कोई सोल जो है वो अपनी जर्नी पर है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कोरी स्लेट या हमें बिल्कुल A4 साइज शीट मिल रही है कि इस पे अब लिखना है हमें। हर कोई पिछले जन्मों से अपने संचित कर्मा, अपनी हैबिट्स, अपने संस्कार जो भी कह रहे हो वो लेके आया। अब इस जन्म में वो दोनों एक हस्बैंड वाइफ बन के या किसी और रिलेशन में एक ही घर में एक साथ आ गए हैं। अब हमें ये समझना है कि जो आपका पार्टनर है ना, वो ऐसा नहीं है कि अभी उसके पिछले जन्मों के कोई कर्मों का कोई उसके ऊपर स्टैंप नहीं है या कोई ऐसी संस्कार हैबिट्स नहीं है। आपने रिमोट दबाया कि भाई ऐसा 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 होना चाहिए, हमारे घर में ये चीज़ ऐसे एक्सपेक्ट करी जा रही है, सामने वाला कैसे कर देगा? देखो, उसने भी पिछले जन्मों में पहले तो जो जिस मदर वूम से, जिस माँ के पेट से जन्म लिया है, 9 महीने तक वो माँ जैसा सोच रही है ना, वैसी सोच वो सोल, वो बच्चा जो है वो कैरी कर रहा है, वैसा बनता जा रहा है। जब वो बच्चा बाहर आता है, अपने परिवार में आता है, तो वो कैसा परिवार है, कौन सा परिवार है, वहाँ पर किस टाइप से उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है। अब ऑब्वियसली वो बच्चे के अंदर वही सारी हैबिट्स आ जाएंगी। शुरुआत में तो बच्चा तो वैसे जैसा उसको गाइड कर दिया जाएगा वैसा वैसा चलता है। उसके बाद वही बच्चा स्कूल में जाता है, नेबरहुड में जाता है, कॉलेज में जाता है, अपने वर्क प्लेस पे जाता है, ऐसे उसकी शादी होती है, उसके अपने बच्चे होते हैं, अपनी फैमिली बनती है, सोशल सर्कल है, समाज है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ वो जाता जा रहा है। वो सब कुछ उसकी सोल के अंदर एक संस्कार के तौर पे निहित होता जा रहा है, एक संस्कार बन गया। अब सोच लो कि किसी ने 80 साल के, 90 साल के होके ये शरीर छोड़ा,
अब जब उसने शरीर छोड़ा है तो इस पिछले जन्म में जितना कुछ भी उसके जो जो उसके सर्कल में आया है, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बने हैं, जो जो उसने लाइफ में ग्रो करने के लिए लर्निंग किया, जो जो सीखा है, वो सब कुछ एक कॉइलिंग की तरह कह लो कि उसकी एक मोबाइल की चिप की तरह उसमें फिक्स हो गया, वो आ गया है ना। उतनी हैबिट्स तो उसमें रहेंगी ना जब वो नेक्स्ट बर्थ लेगा। अब जो आपके सामने पार्टनर है, पहली तो बात है ये समझना कि कुछ आते तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर कुछ इनबिल्ट फीचर्स आते हैं, हर मोबाइल के अपने वो हैं। तो हम ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं ऐसा बिहेवियर चाहता हूँ अपने पार्टनर से या किसी भी रिलेशन में। बच्चे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे पेरेंट्स ऐसा ही बिहेवियर करें, पेरेंट्स नहीं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे बच्चे ऐसा ही बिहेव करें कि हम ऐसा चाह रहे हैं, है ना। जो हस्बैंड वाइफ है, प्रेमी प्रेमिका, ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते बहुत ज़्यादा कि सामने वाला हमारे ही अकॉर्डिंग करे, हो ही नहीं सकता ना। वो कोई बिल्कुल, मैंने बताया ना कि कोरी सलेट नहीं है, उसकी भी तो अपनी कुछ इनबिल्ट आते हैं ना, हैबिट्स है ना। और वो पिछले कई बर्थ से हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक बर्थ का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ये सोल जर्नी तो जन्मों जन्मों की है ना। अब उनकी वो आदतें देखो वैसी ही रहेंगी। धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, एडजस्टमेंट इसी का तो नाम है किसी भी रिलेशनशिप में। जब हम उनकी ऐसी हैबिट्स को समझना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ जर्नी आगे आगे बढ़ाते हैं, तब हमें पता चलता है कि थोड़ा सा मैं चेंज हो जाऊं, थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लें, पर एक्सपेक्टेशन की वजह से अगर रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो वो मुझे ही छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारा ये, मेरी जो ये अभी गाइडेंस है, ये सब उसके लिए है जो सुन रहा है और जो अपने आप को एक्चुअली चेंज करना चाहेगा। अब हर किसी को अपने मन की शांति चाहिए, तो अपने मन की शांति के लिए ये सोचना है, ऐसी सिचुएशंस तो पूरा दिन आती रहेंगी, मुझे अपने आप को, अपने काम को करके क्रिएटिव रखना है। क्रिएटिव इन द सेंस कि मैं अपने लिए सोचूं कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं। उन कामों की अपनी एक लिस्ट बना लो और रात तक देखो कि मैंने अपना फोकस किसी दूसरे पे रखने की बजाय क्या अपने पे रखा। और ये बहुत बढ़िया टूल है, इतना बढ़िया उपाय है ये एक्सपेक्टेशन का। अपनी लिस्ट बना लो, अपने काम देखो। हमारा बस जो है वो अपने पे चलता है। हम अपनी ग्रोथ के लिए अच्छे से अच्छा काम करें, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस एज के हम हैं। बच्चा है तो उसको पढ़ाई करनी है, अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। बड़े हैं, उनको अर्निंग करनी है अपने घर के लिए, बाकी ये लेडीज़ को काम करने हैं। अपने पे फोकस कर लो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने ऑफिस के काम, अपने उसके ऊपर जब आप फोकस करेंगे ना, और टाइम को रिड्यूस कर दो। पहले, आज ये पॉडकास्ट सुनने से पहले आपका ये जैसे टाइम होता है कि किसी से आपने कुछ एक्सपेक्ट किया, सामने वाले ने, आपके पार्टनर ने या रिलेशनशिप में वैसा नहीं किया, अब आप बहुत देर तक उनसे नाराज़ हैं या अपने ही अंदर उस बात को रखे हुए हैं। ऐसे में मैं एक बात कहती हूँ कि इनो के पैकेट रख लो अपने आसपास, पाउच सब जगह रख लो, जिससे कि आपको ये याद रहे कि इनो गैस ठीक करे 6 सेकंड में, और आपको भी 6 सेकंड से ज़्यादा उनकी इस बात को ना दिमाग में नहीं रखना है। अपने मन की शांति, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपको ये उपाय करना, ये सबसे बड़ा उपाय है। आप एवरी आवर का अलार्म लगाओ और सोचो कि पिछला 1 घंटा किसी दूसरे, एक्चुअली क्या है ना कि दूसरा कोई आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक नहीं कर रहा है, तो किसी दूसरे की सज़ा अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने शरीर को देने की बजाय ये करो कि खुद क्रिएटिव हो जाओ, अपने करने लायक काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। हाँ, उनको बता दो, लेकिन कुछ भी है उसको 5-6 सेकंड से ज़्यादा अपने अंदर नहीं रखना, वो डैमेजिंग हो जाएगा आपके लिए। ये मेरा पॉडकास्ट है, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को कैसे सही रखना है,
इन तीनों को, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, ये तीनों जब बैलेंस्ड होंगे तब हम अपनी सोल जर्नी और अपनी डेली लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हम ठीक से निभा पाएंगे। हम दूसरे को तो जज करते हैं कई बार, लेकिन अपने को नहीं देखते कि क्या मैं फोकस कर पा रहा हूँ। और मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, ब्लेम ये करते हैं कि क्योंकि मैं इसकी वजह से फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी हैबिट ऐसे है। तो आज उन्हीं के लिए लेसन है, दूसरे को मत देखो। कुछ बात भी करनी है 5-6 सेकंड में ख़त्म कर दो, उस टाइम को रिड्यूस कर दो, बहुत अच्छा लगेगा। मैम ये तो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई जजमेंट और एक्सपेक्टेशन को लेके। ऐसे एक बहुत बड़ा एलिमेंट जिससे लोग डील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं आजकल, वो है एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़। एंड आई एम श्योर आपके पास तो काफ़ी क्लाइंट आते होंगे इस इशू के साथ। तो जब आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है, आप उनसे कैसे डील करते हैं और आप उनको कैसे गाइड करते हैं? जी, देखो, एंगर क्या है कि किसी दूसरे की गलती की सज़ा अपने आप को देना, है ना। इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनना है ना। अब वो प्रोडक्ट बनने के लिए किसी ने पहले एक प्रॉपर पैसा लगा के, अपना टाइम एनर्जी लगा के एक फैक्ट्री सेटअप की कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये सेल होगा और उसके बाद मुझे ये अर्निंग होगी। अब सुबह फैक्ट्री का 8 बजे हुटर बजता है, काम स्टार्ट होता है। थोड़ी देर बाद अगर इमेजिन करो एक कोई मजदूर, कोई वर्कर कहीं से गिर जाता है। अब बाकी के जो वर्कर हैं आसपास के, भाई उनका कोई कलीग है वो परेशानी में है, वो वैसे तो काम नहीं कर पाएंगे ना रिया कि जैसे कि वैसे काम करते हैं। अब उनका मन परेशान हो गया, वो सारे उठेंगे और उसको देखेंगे, एम्बुलेंस करेंगे, हॉस्पिटल भेजेंगे, कोई फर्स्ट एड देंगे, सारा टाइम वहाँ पे लग गया। ठीक है, अब वो चला गया। थोड़ी देर बाद फिर काम पे बैठते हैं फैक्ट्री में। अब काम पे कोई 2 लोगों की अगर कोई फाइट हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है, यूनियन लीडर वाले आते हैं, फिर सारे अपनी सीट से उठते हैं, भाई क्या बात हो गई, क्यों लड़ लिए दोनों, क्या हो गया, उस वजह से फिर टाइम वेस्ट होगा। अब ऐसे करते करते अगर शाम को 8 बजे तक या 6 बजे तक फैक्ट्री में काम होना है और बार बार 3, 4, 5 सिचुएशन आ गई और सब वर्कर अपनी सीट से उठ के काम छोड़ के उन्हीं के पीछे लग गए, तो क्या शाम तक वो प्रोडक्ट बनेगा? नहीं मैम, बनेगा ही नहीं। तो सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो जिस पर्पस से वो फैक्ट्री सेटअप किया था वो पूरा नहीं होगा, राइट। अब इसको सेम हमने एंगर का एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो अपने ऑर्गन्स के ऊपर समझना है। जब ये सृष्टि बनी थी तो स्टार्टिंग में पहले दिन से तो डॉक्टर वैद्य कुछ नहीं थे, तो नेचर ने क्या किया था, हमारे शरीर को एक वरदान दिया था कि जैसे कि अगर यहाँ कट लग गया है तो इस कट को फर्स्ट एड मिलने से पहले भी हमारे जो अच्छे सेल्स हैं, गुड सेल्स हैं, वो पहले ही यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं और वो इसको एक अंदर से अपने आप ही नेचुरल हीलिंग दे देते हैं, है ना। अब यहाँ आने के लिए उन सेल्स को और कहीं जहाँ वो काम कर रहे हैं, सोचो एक वहाँ से हटना पड़ेगा। जब भी कोई गुस्सा करता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, या बार बार कंटिन्यूसली दिन में कई सिचुएशंस बन रही है, जैसे अभी हमने बात करी कि मेड ठीक से काम नहीं करेगी, ड्राइवर ठीक से काम नहीं करेगा, सबॉर्डिनेट नहीं करेंगे, फैमिली में कोई ठीक से काम नहीं करेगा, शाम तक कितनी सारी सिचुएशंस बनेंगी। एक पर्सन के अंदर अगर हैबिट है कि सबकी हर छोटी छोटी बात से इरिटेट होना, गुस्सा करना, अब उसके जो अंदर जो सेल्स हैं, ये जो काम कर रहे हैं, वो बार बार गुस्से में यहाँ पर आएंगे कमांड लेने कि क्या हुआ, ब्रेन पे इकट्ठे होंगे। आप सोचो उस समय अगर कोई हार्ट के ऊपर, मतलब हार्ट के सेल्स हैं वो जैसे काम कर रहे हैं, किडनी के हैं, पैनक्रियाज के हैं, लिवर के हैं, हमारे डायफ्राम के हैं, हमारी स्किन है उस समय बन रही है, हमारी आँखें, मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब वो सारे दिन में कई बार अपना काम छोड़ के अगर यहाँ कमांड लेने आते रहेंगे कि क्या हुआ, इसको ठीक करना है, तो आप सोचो उतनी देर तक वो ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो गुड सेल्स हैं वो वहाँ है ही नहीं है जिन्होंने वहाँ काम करना है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि सिचुएशंस जितनी मर्जी बने, पर हमें
बार बार अपने आप को एक मैसेज देना है कि बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन से बाहर आना है। बार बार इसी तरह से जब हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो वहाँ पर वो सेल्स वैसे काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऑर्गन वीक होगा। अब कहते तो ये हैं कि देखो जी, जिम भी जा रहा था, छोटी सी एज भी थी, यंग एज थी, है ना, लेकिन फिर भी ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर भी कैंसर हो गया, फिर भी हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि हम एक बात को डीपली नहीं समझ रहे हैं कि जिम जा रहे हैं हम, अपनी ये आउटर बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा मन शांत है? जिम से एकदम बाहर निकल के अगर हम गाड़ी में बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ या अपने बच्चों के साथ किसी के साथ गुस्से में बात कर रहे हैं, ऑफिस गए वहाँ पर भी वही इरिटेशन, वही गुस्सा। इरिटेशन है किस चीज़ की? क्योंकि किसी दूसरे ने अपना काम ठीक से नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस चीज़ की इरिटेशन है। अब आप ये सोचिए कि एक दिन में कई बार आप परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन किसी दूसरे से करेंगे या किसी दूसरे को जज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपका फोकस अपने आप से हट गया। आपकी जो सोल पावर है वो किसी दूसरे के पास जा रही है। अब वो आपके सेल्स को, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है। धीरे धीरे जब ये हैबिट बहुत लंबे समय तक रहती है तो फिर वो शरीर जो है वो उस तरह से नहीं काम कर पाता, सोल भी हमारी पावरलेस हो जाती है। और फिर अगर हम कहेंगे कि ऊपर ऊपर से कि बहुत सारे हम उपाय कर रहे हैं, हम तो जी पेड़ भी लगा रहे हैं, हम तो दालों के दान भी कर रहे हैं, हम तो मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं, लेकिन आपको साथ साथ में डेली रूटीन में, डे टू डे लाइफ में अपना बिहेवियर भी देखना है कि क्या मैं ये सब करते हुए साथ में ये जो नेगेटिविटी जो मैंने बताई है, जो मेरी सोल की पावर को ही खा रही है, वो उसको ही ख़त्म कर रही है, अगर ये भी साथ में कर रहा हूँ तो ये दूसरी चीज़ें काम नहीं करेंगी। काफ़ी फ्रूटफुल हमारी डिस्कशन हो गई है आज। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आज हमारा पॉडकास्ट एंड करने से पहले हम एक टिप से एंड करते हैं। श्राद्ध आ रहे हैं तो आप हमें प्लीज़ बताइए कि ऐसे कौन सी रिचुअल्स हैं जो हमें सबको फॉलो करने चाहिए। श्राद्धों में मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अपने जो गए हुए पूर्वज हैं उनकी अगर तिथि पता है तो उस तिथि पे ही उनका श्राद्ध करें। किसी को नहीं पता है तो वो लास्ट का जो अमावस्या का श्राद्ध है वो कर सकते हैं। श्राद्धों में ना पहले देखो मेल का है, फीमेल का है ना, जो भी आपके पूर्वज गए हैं वो किस एज के गए थे, जब वो गए थे वो किस टाइप का खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या क्या चीज़ें उनको पसंद थी, उनकी पसंद का सामान या कह लो डोनेशन, दान जो भी है वो आप पंडित जी को, पंडितानी को भी, मेल होगा या फीमेल होगा, तो मेल होगा तो आप पंडित जी को दे सकते हैं। उनके जो वो वस्त्र पहनते थे वैसे आप पंडित जी के लिए दीजिए। और ऐसा डोनेट करना चाहिए कि वो पंडित जी अपना उस कुर्ते पजामे को सिलवाएं, वो धोती पहने, वो मतलब एक होगा कि वो यूज़ कर लें, हाँ उनकी भी पसंद का, वो यूजेबल हो। प्लस साथ में आप उन जो भी वो फ्रूट खाते थे वो आप फ्रूट डोनेट करो, जो उनको खाना पसंद है वो सब। और श्राद्धों में जैसे खीर, दही भल्ले, ये सब पूड़ी, ये सब तो होता ही है, उसका आप दान कर सकते हैं। घर पे पंडित जी को बुला के गए हुए पूर्वजों का स्वरूप रखें, उसको गंगा जल से क्लीन करके उनको धूप अगरबत्ती और वो सब दे के और पूजा करके, एक रिचुअल होता है इसमें कि हाथ में जल लेके अपना जो भी कर रहा है घर का, जैसे हम कहते हैं मेल मेंबर हैं बड़े तो वो करें तो वो वंश वृद्धि होती है, आगे व्यापार वृद्धि होती है, सारे सुख समृद्धि आती है। हाथ में जल ले लें, पंडित जी लोग तो करवाते ही हैं, तो अपना उनका तर्पण करें और इसको ना अंगूठे के ऊपर से जल को ऐसे छोड़ा जाता है सारा करके, बहुत श्रद्धा से ना, थोड़ा भाव से उस दिन अटैच होके बोलो कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं, पाप भी होते हैं, आप हमें उन चीज़ों के लिए माफ़ करो, आगे के लिए हमें वंश वृद्धि, व्यापार वृद्धि, घर में शुभ मंगल कार्य और सुख समृद्धि, सबका बच्चों को अपने आगे खानदान में ऐसा शुभ आशीर्वाद दे के जाओ।
बहुत प्रेम से श्राद्ध करने चाहिए, और ख़ासकर लास्ट वाला अमावस्या वाला तो वैसे ही कर देना चाहिए, क्योंकि पूर्वज तो देखो कई जनरेशन से गए हुए हैं, नहीं पता होता तो वो एक सबके लिए है। गाय को, कौवे को, कुत्ते को उस दिन ज़रूर, मतलब गौग्रास कैसे कहते हैं ना, निकाला जाता है, वो ज़रूर खिलाना चाहिए। प्लस साथ में हर महीने की जो अमावस्या आती है उस पे भी ब्राह्मणों को भोजन कराना या फिर गरीबों में दान करना, उससे भी ये सारा जो पितृ दोष खत्म होता है, और आपके जो डिले या रुके हुए काम हैं वो सच में ही बनते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल कॉन्वर्सेशन थी आज की, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रिया। इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये पॉडकास्ट, यहाँ हमारी बोली बातें आपको अगर ठीक लगती हों, अच्छी हों, आपको भी यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और शेयर करो, लाइक करो, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हर किसी के सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, अगर आपको भी कोई ऐसी सिचुएशंस डेली रूटीन में आ रही हैं जिनको आप चाहते हो कि हम कुछ अपनी अल्पमति के अकॉर्डिंग गाइड कर सके, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।